everyone. So today in this video lectures we will discuss about the living world, which is the 11th NCERT first chapters. So I want to be start with some basic the definitions of the biology, and there's so many lines in the NCERT books. So I want to be try to clarify and to understand each and every line. So now let's discuss with this chapter. So first I want to start with the definitions of the biology, and I think you all of know about that the definitions of the biology. So what is the biology? So according to NCERT book, it is the science. It is the science that deals with life form and living process. तो बायो आपको बात बताते हैं कि कैसे एक लाइफ फॉर्म्स होते हैं, जो कि इवोल्यूशंस के चैप्टर में पढ़ेंगे हम. There are so many scientists came and to proved how to a live organism born there on the earth. There's so many things. And living process, कैसे living process होते हैं, कैसे chemical reactions होती है एक living body में, metabolism, catabolism, anabolism, all of that we will study in other chapters. And today's chapters is all about that overview of the biology. So living world means there is so many organisms, and there is a one line mentions in the your NCERT book, and that line is the amazing diversity. Diversity, what does that mean? Diversity means diversity. Different kind of the organism present on this earth. डॉग है, कैट है, एंट है, आर्थ्रोपोड, एनालिड्स, एनिमिलिया, कोडेड, नॉन कोडेड, ये सभी क्या होते हैं? डाइवर्सिटी है. लेट अस सपोज दैट अगर एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं अर्थ पे तो कैसा ही होता है. तो इसलिए इसमें एक लाइन मेंशन की गई है, अमेजिंग डाइवर्सिटी. अमेजिंग डाइवर्सिटी अब ये है कितनी? 1.7 to 1.8 मिलियन. और लैक्स में बात करें तो 70 to 80 लैक्स. वाह. केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, इसमें इस मैटर को डिवाइड किया गया है. एलिमेंट डिवाइड्स मैटर, इनएनिमेट मैटर और एनिमेट. एंड इनएनिमेट जैसे कि आपकी एबायोटिक फैक्टर है, जो कि आप इकोलॉजी यूनिट में पढ़ेंगे. वाइंड, सी, sand, fire, all of etc. And animate matter is your plant and animal. तो ये हेडिंग दे रखी थी, तीन चीजें दे रखी थी एनसीईआरटी बुक में. फर्स्ट मेंशंस कर रखी है हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी, और एक होते हैं फिर वर्टिकल सिमिलैरिटीज. हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज में क्या होती है कि सिमिलैरिटी बिटवीन नहीं, विद इन द जनरेशन. जैसे कि सिबलिंग. इन सिमिलैरिटी में क्या होता है कि आपके एंसेस्टर कॉमन होने चाहिए. तो सिबलिंग का क्या है कि हमारे एक बहन एक भाई है, उनके पेरेंट्स सेम ही होंगे, उनके एंसेस्टर तो सेम ही होंगे, तो होते हैं हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी. बट वर्टिकल सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता, एंसेस्टर कॉमन नहीं होते हैं. तो ये होती है सिमिलैरिटी बिटवीन द जनरेशन. बिटवीन यानी कि दो जनरेशन के बीच की सिमिलैरिटी. एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रोजेनी एंड पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स के एंसेस्टर डिफरेंट होते हैं. प्रोजेनी के तो पेरेंट ही होते हैं, तो दोनों के एंसेस्टर डिफरेंट है. इसमें क्या दोनों के एंसेस्टर कॉमन है, तो दैट इज द हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी. वर्टिकल सिमिलैरिटी जिसमें एंसेस्टर कॉमन नहीं है. तो आप याद रख सकते हो, अगर बाय चांस की ओ आ रहा है, कॉमन में क्या आता है? ओ आता है. तो जहाँ कॉमन एंसेस्टर होंगे वहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी शो होती है, और जहाँ पे कॉमन एंसेस्टर नहीं होते वहाँ पे होते हैं वर्टिकल सिमिलैरिटीज.
फिर एक लाइन मेंशन आपकी एनसीईआरटी बुक में कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है, जो आपके जो ऑल ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं तो सब एक दूसरे से कनेक्ट है। कैसे कनेक्टेड? डीएनए से, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल वही आपके एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन होंगे सभी के डीएनए में। तो उस वे में इन्होंने कहा कि ऑल ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, उसके बाद इन सब के बाद एक पैराग्राफ है जिसमें आपके एक साइंटिस्ट की बात की गई है। दैट साइंटिस्ट इज अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर, तो इन भाई साहब की बात करते हैं, टॉप साइंटिस्ट जो कि 1904 में बॉर्न हुए थे, 2004 में मर गए हैं। 100 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के पूरे किए थे। तो इन्होंने क्या बताया था, पहले तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। ये पहले टॉप साइंटिस्ट थे। टॉप साइंटिस्ट होना कि जिनके पेपर्स अच्छी जगह पब्लिश होते हैं वो होते हैं टॉप साइंटिस्ट, जो अच्छे रिसर्च करते हैं। और इनको क्या बोला गया था, 20th सेंचुरी ऑफ द डार्विन। और थर्ड चीज इनके बारे में ये है कि इन्होंने एक अच्छी क्या कहते हैं, और ये इन्होंने प्राइज जीते थे, 3 प्राइज जीते थे अपने लाइफ टाइम में। पहला प्राइज तो इनका वो था बाल्जन प्राइज, आईपीपी इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, और एक था क्रैफोर्ड प्राइज। तो उन्होंने वो तीनों प्राइज जीते थे अपने लाइफ टाइम में। और इन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इन्होंने एक थ्योरी बोलो वो देखिए, उन्होंने क्या बोला था कि एक जो स्पीसीज होती है, स्पीसीज इज ए ग्रुप of organism that can interbreed naturally, okay, and second produce fertile offspring and are reproductively isolated from such organism। एंड इसमें बहुत अच्छी बात बोली थी कि एक स्पीसीज होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, तो इंटरब्रीड नेचुरली। इंटरब्रीड यानी कि स्पीसीज, अगर स्पीसीज ह्यूमंस है तो ह्यूमंस के साथ इंटरब्रीड करेगी, डॉग है वो डॉग के इंटरब्रीड करेगी, कैट है कैट है। स्पीसीज सेम होनी चाहिए, वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं नेचुरली। फिर क्या होता है, प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो वो इंटरब्रीड करके जो ऑफस्प्रिंग होता है वो फर्टाइल होता है, ये हम देखते भी हैं। are reproductively isolated from such group। reproductively मतलब कि वो स्पीसीज सेम स्पीसीज के ही ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरप्रेट कर सकती है। तो ये बात अर्नेस्ट मेयर ने बताई थी कि आप अगर कोई स्पीसीज को लेते हो, वो स्पीसीज अपनी ही स्पीसीज के साथ इंटरप्रेट करती है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप बस एग्जांपल अगर इसका देखते हैं तो म्यूल का है, म्यूल किससे मिल बनता है, आपको क्या होता है, मेल डोंकी होता है और आपका फीमेल क्या होती है, हॉर्स होती है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, म्यूल बनाते हैं, जो कि क्या होता है, स्ट्राइल होता है। मतलब आगे आप लोग स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनकी जनरेशन यहीं पर ही समाप्त हो गई है। तो ये बातें हमारी अर्नेस्ट मेयर ने बोली थी। अब आगे पढ़ते हैं, आगे defining features of living beings। पहला फीचर्स आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, ग्रोथ। ग्रोथ कैसे हो सकती है, दो टाइप मेंशन किए, क्या तो कर दो इंक्रीज द नंबर ऑफ मास को इंक्रीज कर दो, या दूसरा कर दो इंक्रीज of number
नंबर ऑफ डिवीजन। मास की बात करते हैं तो आपके एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है माउंटेन सैंड माउंट्स, ठीक है। तो दो टाइप से ग्रोथ हो सकती है, क्या तुम मास को इंक्रीज कर दो, क्या नंबर ऑफ डिवीजन को कर दो। अब बैक्टीरिया है रिप्रोडक्शन करेगा, डिवीजन करेगा, दो बैक्टीरिया में बनाएगा, तो इसकी क्या हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो जो ये इवेंट होगा इसको हम क्या कहते हैं, इस इवेंट को कहते हैं इंक्लूसिव इवेंट। इंक्लूसिव क्योंकि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, बट केवल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है ऐसा नहीं है। इस अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ये हो गया आपकी यूनिसेलुलर मान लो। अब बात करें मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोट्स मान लो। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, माइटोसिस तो होता है मल्टी सेलुलर में, उसमें तो सेल्स डिवाइड करती है, बट ये क्या होता है एक्सक्लूसिव इवेंट। इसमें क्या है कि आप में इसमें सिर्फ ग्रोथ हो रही है, जैसे कि जब आप कोई इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है, तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, रिप्रोडक्शन इवेंट नहीं होता है कि इसमें आपका रिप्रोडक्शन भी हो रहा हो और आपकी ग्रोथ भी हो रही है। बट इन केस ऑफ द बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपकी ग्रोथ भी हो रही है, आपका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, तो इंक्लूसिव इवेंट। तो ग्रोथ आपका डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट केवल ही डिफाइनिंग फीचर ऐसा नहीं है, क्योंकि इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ मास ये भी तो एक टाइप की ग्रोथ है। तो टू क्यों हुई है ऑल्सो कि प्लांट कैन grow plant can grow continuous और animals grow at certain age तक ग्रो करता है, प्लांट कंटिन्यूस ग्रो करता है आपका। तो उसके बाद दूसरा फीचर्स आपका रिप्रोडक्शन, बता रखा है कि रिप्रोडक्शन स्पीशीज में कैसे होता है। ह्यूमंस की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेट वगैरह बनते हैं, तो डेफिनेशन तो सभी के लिए सेम ही होगी। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंगर वंस टू सिमिलर इटसेल्फ। और अगर बात करते हैं ईस्ट हाइड्रा की करते हैं तो उसमें बडिंग होती है, अगर प्लेनिगा की बात करते हैं तो उसमें ट्रू रीजनरेशन होता है। फंजाई एंड एसेक्सुअल पोर्स बनते हैं और होते हैं प्रोटीनियमा मोसिस जो कि ब्रैकफाइट का ही टाइप होता है। उसमें क्या होता है कि हैप्लॉइड गैमेट होते हैं तो फिलामेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर में ये आप प्रॉपर्टीज होते हैं, एक तो फिलामेंट स्ट्रक्चर होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि ग्रीन कलर के होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं और क्रीपिंग होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट डिफाइनिंग फीचर इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। केमिकल रिएक्शंस में क्या आता है आपके ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल्स, देयर सो मेनी केमिकल रिएक्शंस अकर इन आवर बॉडी जो कि एक लिविंग बॉडी में होती है। तो इसके दो टाइप होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि सिंथेसिस करना, कुछ चीज का बनना, तो उसमें क्या होता है कि आपकी एनाबॉलिक रिएक्शन होती है कि आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि ग्लूकोज का सिंथेसिस होना। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज चाहिए होता है तो हम पाइरुवेट से ग्लूकोज बनाते हैं, तो दैट प्रोसेस इज द एनाबॉलिज्म, जहाँ पे ग्लूकोज का बनना कहलाता है एनाबॉलिज्म। दूसरा आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन, यानी कि किसी चीज का टूटना। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द ग्लाइकोलाइसिस। जब कोई चीज टूटती है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, दैट प्रोसेस इज एक्सर्गोनिक ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो किस में टूटता है, पाइरुवेट में। पाइरुवेट में टूट के क्या देता है, हमें एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बॉडी का। अभी तक तो हमने पढ़े थे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, वो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, पर कुछ एक्सेप्शन केस है कि जहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलती। बट मेटाबॉलिज्म को कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, मेटाबॉलिज्म उसी हर बॉडी में होगी जो कि लिविंग थिंग होगी। तो अगर आपके नीट में अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच फीचर्स इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द
living beings, growth, reproductions, metabolisms, and there is also another features we will study is the consciousness. तो आप आँख बंद करके मेटाबॉलिज्म को टिक कर सकते हो कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा डिफाइनिंग फीचर है जो कि हर एक लिविंग बॉडी में मिलेगा, कोई एक्सेप्शन केस नहीं है मेटाबॉलिज्म का। तो यस, तो अगर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट विच इज द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है? ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग। कुछ भी सराउंडिंग में एनवायरमेंटल में चेंजेस होते हैं तो हम हर वर्ड का रिएक्शन क्या होगा कि कुछ चीज़ें हम सेंस करते हैं कि टेम्परेचर हाई है या फिर ये चीज़ गर्म है या फिर कुछ भी होता है एनवायरमेंट में चेंजेस। तो कॉन्शियसनेस के दो टाइप होते हैं, सेंस और रिस्पॉन्स। सेंस ऑर्गन से हम टच है, टच रिसेप्टर है हमारे पास जिससे हम टच करते हैं, और फैक्टर रिसेप्टर है जिससे हम स्मेल करते हैं। तो वो सभी क्या है कि हम सेंस करते हैं, सेंस करने के बाद क्या होता है हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं तो हम स्टिमुलस मिलता है कि भाई अभी टेम्परेचर पर हाई है या फिर कुछ चीज़ गर्म है तो हमको रिस्पॉन्ड देना होता है, हम सेंस करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो स्टिमुलस तीन टाइप होते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल, जिसके हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और एक होता है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड में क्या होता है वो सेंस करते हैं सीजनल ब्रीडर्स कि अभी टाइम सेक्सुअलाइज का है, अभी बहुत प्लांट एंड एनिमल्स एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वो अपने पार्टनर को सर्च करते हैं और अपने प्रोजेन प्रोड्यूस करते हैं, तो होता है फोटो पीरियड। तो ये आपका कॉन्सियसनेस है, पर कॉन्सियसनेस भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इसमें भी एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं। जैसे कि अभी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, कोई पर्सन है कोमा में है, वो डेड ब्रेन कहते हैं उसको, तो वो पर्सन है तो लिविंग पर उसमें सेंस नहीं है, उसमें सेल्फ कॉन्सियसनेस नहीं है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो इट्स ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बींग्स कि हाँ हम कह सकते हैं कि लिविंग बींग्स में फीचर्स है पर डिफाइनिंग नहीं है, इसका भी एक्सेप्शनल केस इज ऑलवेज देयर। तो या so biodiversity it is the different type of the organism found on the earth, 1.7 to 1.8 million, we already discussed about that। फिर आता है बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम में प्लांट्स है या स्पीसीज है। तो लॉजिकल नेम कुछ लोकल नेम होते हैं, तो इस एरिया में तो हमें पता है कि इस ऑर्गेनिज्म का एक नाम है, बट अगर हम डिफरेंट स्टेट जाते हैं या फिर डिफरेंट कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे भी ना उनको हमारा किसी प्लांट एनिमल्स का लोकल नेम पता ना हमें उसका पता। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए एक साइंटिफिक नेम देना जरूरी है किसी भी प्लांट या एनिमल को। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखे हैं कैलोट्रोपिक्स को। कैलोट्रोपिक्स या हरियाणा में बोलते हैं आंकड़ा, बट राजस्थान कहेंगे आँख, और किसी दूसरे डिफरेंट स्टेट में जाएंगे तो उसका डिफरेंट नेम हो जाएगा। तो इसलिए इनका जो नाम है वो इनके इस इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नेम इसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नेम वो एनिमल्स का नेम इनके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो चीज़ होती है, जेनेरिक नेम, एक स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज का नेम। जिसमें एग्जाम्पल देखें मैग्निफेरा इंडिका, और आप जिस साइंटिस्ट ने उसको ढूंढा है उसका एब्रिवेट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके कहते हैं इटैलिक्स में लिखा जाता है, अंडरलाइन करके लिखा जाता है, पहला जीनस को शो करता है, दूसरा स्पीसीज को शो करता है कि ये किस स्पीसीज से बिलोंग करता है। और जो आपकी इटैलिक लैंग्वेज हो कि डेड लैंग्वेज है, उसमें जो चीज़ें ऐड हो गई उसमें कुछ नया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो अब हमारे आने वाली जनरेशन 10 साल 100 साल बाद भी वो नाम वही रहेगा जो पहले था। तो फिर उससे ना रिसर्च थोड़ी सी इजी हो जाती है। अगर आप चेंज करते रहोगे तो आप किसी भी एक प्लांट की रिसर्च कर रहे हो, आज उसको हम कुछ अलग बोल रहे हैं, उस पर हम बहुत सारे रिसर्च करके बैठे हुए, पेपर पब्लिश हो रहे हैं, अगर उस चीज़ नाम को चेंज कर दिया जाए तो फिर वो रिसर्च वो जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा कि ये रिसर्च उसी प्लांट पे हुई है, तो ये नेम डिफर हो जाएगा। तो इसलिए लैटिन जो इटैलिक्स होती है वो लैटिन ओरिजिन होती है, वो डेड लैंग्वेज होती है कि बस उसमें आप चेंज नहीं कर सकते नाम, अभी जो है 100 साल बाद में वही नाम उसी प्लांट का उसी स्पीसीज का वही रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं